उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मगर क्यों? मालिक ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। वो अब गौर से इमरान को सर से पैर तक देख रहा था। सैर करने के लिए, और मैंने लांच को अचार तो नहीं डालना। वैसे एक बात है कि अगर तुम्हारी लांच का अचार डालना पड़े तो इसके लिए तो बहुत बड़ी बोतल तैयार करानी पड़ेगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। एक बार मैंने कह दिया है कि मैं अपनी लांच सिर्फ गैर मुल्कियों को देता हूँ, वो मुनासिब किराया देते हैं। मकामियों का तो किराए का नाम सुनते ही रंग जर्द पड़ जाता है। मालिक ने पहले से कहीं ज़्यादा तहकीर आमीज़ लहजे में कहा। मैं लांच खरीदने की बात कर रहा हूँ, किराए पर लेने की नहीं, इमरान ने कहा। और मालिक इमरान की बात सुनकर बुरी तरह चौंका। आप लॉन्च खरीदना चाहते हैं? मगर मैं तो उससे नहीं बेच रहा, मालिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मत बेचो, मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम बेचो? मैं तो खरीदने की बात कर रहा हूँ, बेचने के बारे में तो मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, इमरान ने जवाब दिया। आपको वक्त ज़ाया करने के लिए मैं ही मिला हूँ, प्लीज़, मालिक ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर उभर आने वाले आसार बता रहे थे कि वो इमरान की दिमागी सेहत के बारे में मशकूक हो चुका है। दुनिया में कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती, सिर्फ रूप बदल लेती है। इस फ़लसफ़े पर गौर करना, इमरान ने कहा। फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता लॉन्च की तरफ बढ़ने लगा। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? मालिक ने गुस्से ले लहजे में कहा। वक्त ज़ाया करने, इमरान ने मुड़े बगैर कहा और लॉन्च में दाखिल हो गया। बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मालिक ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बुलाओ, जल्दी करो, ताकि पुलिस के सामने ही मैं तुम्हारी लॉन्च से कोकीन बरामद करूँ। पुलिस से ज़्यादा मोतबर गवाह हमारे मुल्क में और कौन हो सकता है? इमरान का लहजा यकलख्त करख्त हो गया और इमरान के पीछे लॉन्च में दाखिल होने वाला मालिक इमरान का चेहरा और लहजा देखकर यकलख्त ठटक गया। कोकीन? ये आप क्या कह रहे हैं? मालिक ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं सेंट्रल नारकोटिक एजेंसी का चीफ हूँ, समझे? गैर मुल्कियों को कोकीन बेचते हो, समंदर के अंदर जाकर सौदा करते हो। इमरान का लहजा और भी सख्त हो गया। नहीं जनाब, आपको किसी ने गलत इतला दी है जनाब। मालिक का तमाम गुस्सा और एतमाद सेंट्रल नारकोटिक एजेंसी का नाम सुनते ही भाप की तरह उड़ गया। इसका रंग अब जर्द पड़ चुका था। मुझे मालूम है कि तुमने जजीरों में कोकीन छुपा रखी है। तुम गैर मुल्कियों को सैर के बहाने वहाँ ले जाते हो और कोकीन सप्लाई करते हो। बुलाऊं पुलिस को? जल्दी करो, इमरान ने इंतहाई गुस्से ले लहजे में कहा। जनाब, मैंने ये काम नहीं किया जनाब, आपको गलत इतला मिली है जनाब, आप हर तरह से तसल्ली कर लें जनाब, मालिक ने गिगियाते हुए लहजे में कहा। इस तसल्ली के लिए तो मैं अकेला आया हूँ, ताकि अगर तुम बेगुनाह हो तो ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन तुमने उल्टा मुझ पर ही पुलिस बुलाने का रूप झाड़ दिया, इमरान ने कहा। सॉरी जनाब, मुझे मालूम नहीं था जनाब। ये ठीक है, मैं वाकई ही लॉन्च गैर मुल्कियों को किराए पर देता हूँ, वो किराया ज़्यादा देते हैं, मगर जनाब कोकीन वाला इल्ज़ाम गलत है जनाब। मालिक ने अब हर लफ्ज़ की बात जनाब कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी मालूम हो जाता है, मुझे जजीरे तक ले चलो, अगर तुम बेगुनाह हुए तो आने जाने का किराया भी दूंगा, इमरान ने कदरे नरम लहजे में कहा। ठीक है जनाब, आप बेशक तसल्ली कर लें जनाब, मालिक ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर तेज़ी से इंजन की तरफ बढ़ता चला गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और लॉन्च का लंगर उठाकर उसने लॉन्च आगे बढ़ा दी। इमरान बड़े इत्मीनान से साथ वाली सीट पर बैठ गया। आज तुमने कितने गैर मुल्कियों को लॉन्च किराए पर दी है? इमरान ने कहा। जनाब, आज तो सिर्फ एक गैर मुल्की ने लॉन्च ली थी, वो 1.5 घंटा समुंदर में रहा, हालांकि उसने 2 घंटे का किराया दिया था। वापसी पर मेरे रस्सी भी कहीं फेंक दी, लॉन्च के मालिक ने कहा। और इमरान रस्सी का सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, इस गैर मुल्की के मुतल्लिक तो हमें इतला मिली है, इसका हुलिया तफसील से बताओ, इमरान ने कहा। लॉन्च के मालिक ने वही हुलिया बताया जिसमें हुलिये में जॉन मैकेनिज़ो इमरान को टैक्सी में मिला था। और इमरान इस हैरत अंगेज़ इत्फाक पर हैरान रह गया। क्या इस बात का पता चलाया जा सकता है कि वो गैर मुल्की 1.5 घंटा कहाँ रहा? इमरान ने चंद में खामोशी के बाद पूछा। नहीं जनाब, इस बात का पता तो नहीं चलाया जा सकता। क्यों? मालिक ने हैरत भरी लहजे में कहा। सुनो, हमें इतला मिली है कि इस गैर मुल्की ने भारी मिकदार में कोकीन साहली जजीरों में से किसी पर छुपाई है, उसके लिए तुम्हारी लॉन्च इस्तेमाल की गई है। हमने तो यही समझा था कि तुम भी इसके साथ मुलविस हो, लेकिन तुम कहते हो कि उसने किराया पर ली थी। इमरान का लहजा सख्त हो गया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, आप मेरे मुतल्लिक कहीं से भी तसल्ली कर लें, मैं कभी किसी गलत धंधे में मुलविस नहीं रहा, मालिक ने जवाब दिया। फिर ऐसा होगा कि इसने कोकीन कहीं जजीरे में छुपाने के लिए तुम्हारी लॉन्च इस्तेमाल की होगी, लेकिन अब मसला ये है कि किस जजीरे पर, इमरान ने कहा। ये बात तो मैं बता सकता हूं जनाब, मालिक ने चौंकते हुए कहा। कैसे?
عمران نے حیرت بھری لہجے میں کہا، جناب وہاں 12 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن میں سے صرف ایک جزیرہ ایسا ہے جہاں لانچ کو لنگر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اگر غیر ملکی جزیروں پر گیا ہوگا تو یقیناً اسی جزیرے پر ہی گیا ہوگا، مالک نے جواب دیا۔ اوہ گڈ، بس تم اس جزیرے پر لے چلو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے سرداور کو بہرحال ٹریس کر ہی لیا ہے۔ سرداور کو ہوش آیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی، لیکن کافی دیر تک انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا شعور جاگتا چلا گیا، پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ کسی بڑی غار میں بندھے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ کھولنے شروع کیے، لیکن ہاتھ ان کی پشت پر کچھ اس انداز میں باندھے گئے تھے کہ باوجود کوشش کے وہ انہیں کھولنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے غار سے باہر نکلنے کی ٹھانی، کیونکہ انہیں اس غار کے محل وقوع کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ دارالحکومت کے قریب تو کوئی ایسی پہاڑی وغیرہ نہ تھی جہاں کوئی غار ہوتی، پھر وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اس لیے وہ غار سے باہر نکلنا چاہتے تھے تاکہ یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کروٹیں بدل بدل کر غار کے دہانے کی طرف گھسٹنا شروع کیا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ غار سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گئی۔ اتنی سی کوشش سے ہی ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، چہرے پر خراشیں آ گئی تھی اور سانس پھول گیا تھا۔ غار سے باہر آ کر بھی وہ حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ یہاں ہر طرف درخت اور اونچی اونچی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس قدر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سرداور کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دنیا سے بالکل علیحدہ کسی خطے میں موجود ہوں۔ وہ اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ آخر انہیں اغوا کر کے کہاں لایا گیا ہے، اور اغوا کر کے لے آنے والے خود کہاں چلے گئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس جگہ میں عمران کا کیا کردار ہے۔ عمران نے اسے خود بلا کر اس جان میکنیزو کے ساتھ بھیجا، اور پھر جان میکنیزو نے اسے راستے میں بے ہوش کر دیا، اور اب وہ یہاں بندھے پڑے ہیں۔ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ عمران وہ کسی بھی قیمت پر شک کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن حالات بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ عمران کی مرضی سے ہی ہوا ہے۔ کافی دیر تک غار کے باہر پڑے وہ یہی باتیں سوچتے رہے، اور انہوں نے مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی خبر کے مطابق ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی امداد مل سکے۔ چنانچہ وہ جھاڑیوں میں گھسٹتے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر کافی دور تک گھسٹنے کے بعد اچانک وہ رک گئے۔ ان کے کانوں میں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہیں نزدیک ہی پانی کی لہریں اچھل رہی ہوں۔ وہ چند لمحے پڑے سوچتے رہے، اور ایک بار پھر وہ آگے کی طرف گھسٹتے چلے گئے۔ اب پانی کی آوازیں واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ انہیں گھسٹنے میں بے حد تکلیف ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتے ہی رہے۔ تھوڑی ہی دور آگے بڑھنے کے بعد وہ اچانک رک گئے، کیونکہ انہیں اب دور تک پھیلا ہوا پانی صاف نظر آنے لگ گیا تھا۔ پھر ان کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ وہ اب سمجھ گئے تھے کہ وہ ساحلی غیر آباد جزیرے پر موجود ہیں۔ وہ گو کبھی ان جزیروں پر نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے ان جزیرے کے متعلق سنا ضرور ہوا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ تفریح کرنے والی لانچوں پر اکثر ان جزیروں پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کنارے تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید کوئی لانچ یا کشتی گزرتی ہوئی انہیں نظر آ جائے، اور ان کی آواز دینے پر انہیں وہاں سے اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ اس بار وہ اور زیادہ تیز اور ہمت سے آگے کی طرف گھسٹنے لگے۔ جھاڑیوں کی بلندی اب خاصی کم ہو گئی تھی، اور اب انہیں گھسٹنے میں قدرے زیادہ آسانی محسوس ہونے لگی تھی۔ جھاڑیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اور پتھریلی اور سپاٹ زمین آتی گئی۔ پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ کنارے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب انہیں سمندر واضح طور پر نظر آ رہا تھا، اور وہ کنارے پر بیٹھے امید بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن سمندر دور دور تک خالی تھا۔ کہیں بھی کوئی کشتی یا لانچ نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے امید بھری نظروں سے سمندر کی طرف دیکھتے رہے۔ چونکہ پیر اور ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکتے تھے، اس لیے بیٹھے رہنے پر ہی مجبور تھے۔ جب کافی دیر تک کوئی لانچ یا کشتی نظر نہیں آئی تو اچانک انہیں ایک خیال آیا کہ کہیں وہ غلط سائڈ پر تو نہیں بیٹھے۔ ہو سکتا ہے کہ جزیرے کی دوسری طرف ہو اور کشتیاں ادھر تک واپس چلی جاتی ہوں، لیکن دوسری طرف اس حالت میں جانا ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ جس طرح وہ گھسٹتے گھساٹتے یہاں تک پہنچے تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اور پورا جزیرہ کراس کر کے دوسری طرف جانا انتہائی صبر آزما تھا۔ لیکن پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کو کوئی نہ آیا تو وہ بھوک اور پیاس سے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ اس کی کوشش تو کی جائے، شاید زندگی بچ جائے۔ چنانچہ وہ زمین پر لیٹ کر کروٹیں بدل بدل کر اور گھسٹ گھسٹ کر کنارے سے ہوتے ہوئے دوسری طرف بڑھنے لگے، کیونکہ جھاڑیوں کی نسبت پتھریلی زمین پہ وہ نسبتاً زیادہ آسانی سے گھسٹ سکتے تھے۔ گھسٹتے گھسٹتے جب ایک بار انہوں نے کروٹ بدلی تو ان کا جسم تیزی سے نیچے کی طرف کھسکنے لگا، کیونکہ وہاں جگہ گیلی تھی۔ انہوں نے اپنے کاندھے سکوڑ کر اور جسم کو چٹانوں کے ساتھ چپکا کر اپنے آپ کو روکنا چاہا، لیکن جسم تیزی سے نیچے کھسکتا چلا جا رہا تھا، اور پھر ایک لمحے کے لیے ان کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین غائب ہوئی، اور ایسے ہی ایک لمحے میں موت انہیں اپنے سامنے مجسم طور پر نظر آ گئی۔
ظاہر ہے ہاتھ اور پیر بندے ہونے کے بعد اتنی بلندی سے سمندر میں گرنے کے بعد ان کے زندہ بچ جانے کا 1% بھی چانس باقی نہ رہا تھا، لیکن وہ بے بس اور مجبور تھے۔ انہوں نے آخری لمحے میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ قیامت کا لمحہ گزر گیا اور دوسرے لمحے وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح سمندر کے پرشور لہروں میں گرتے چلے گئے۔ پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور سر کے بل پانی کے اندر گرتے چلے گئے۔ پہلے تو وہ تیر کی طرح گہرائی میں اترتے چلے گئے، پھر پانی نے انہیں باہر کی طرف اچھالا اور ایک لمحے کے لیے جیسے ہی ان کا جسم پانی کی سطح پر آیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کی لاشعوری کوشش کی۔ انہوں نے اپنے جسم کو اکڑا کر تختے کی صورت میں کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پیر بندے ہونے کی وجہ سے ان کی کوشش ناکام ہوئی اور وہ ایک بار پھر پانی میں ڈوبتے چلے گئے۔ پانی نے ایک بار پھر انہیں باہر کی طرف اچھالا اور اس بار صرف ان کی سر سے پانی باہر نکل سکا، ورنہ یہ ان کے شعور کا آخری منظر تھا۔ اس کے بعد ان کے ذہن پر تاریکی کے آثار چادر پھیلتی چلی گئی۔ یہ تاریکی یقیناً موت کی ہی تاریکی تھی۔ جان میکنیسو نیا میک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ نیا لباس بھی پہن چکا تھا اور اب اسے آسانی سے نہ پہچانا جا سکتا تھا۔ جیکور اسے میک اپ کا سامان اور لباس دینے کے بعد جا چکا تھا۔ اسے گئے ہوئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ جان میکنیسو نے لباس تبدیل کرنے کے بعد میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایرو کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور جان میکنیسو آواز سے ہی پہچان گیا کہ دوسری طرف سے بولنے والا بذات خود ہارپر ہے۔ ہارپر، میں وائلڈ بول رہا ہوں۔ جان میکنیسو نے پورا نام لینے کی بجائے آدھے نام ہی پر اکتفا کیا۔ او جناب، آپ کہاں چلے گئے؟ میں تو سخت پریشان ہوں، ہارپر نے تیز اور جوشیلے لہجے میں کہا۔ کچھ حالات ایسے پیش آ گئے تھے ہارپر کہ میں تم سے رابطہ قائم نہ کر سکا۔ تمہیں اپنے آدمیوں کی ہلاکت کی اطلاع تو مل چکی ہوگی۔ مجھے افسوس ہے وہ دونوں بالکل ہی کمزور نکلے۔ جان میکنیسو نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی ہاں مل چکی ہے، لیکن واقعہ کیا ہوا تھا جناب؟ دولت آباد کا ایک مشہور غنڈہ بھی آپ کا پوچھتا ہوا میرے پاس آیا تھا، ہارپر نے جواب دیا۔ دولت آباد کا مشہور غنڈہ اور مجھے پوچھتا ہوا آیا تھا؟ میکنیسو اس اطلاع پر بری طرح چونک پڑا۔ ہاں، تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل دولت آباد کا مشہور غنڈہ کوبرا آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ریڈ فاکس سے اس کا تعلق ہے اور ریڈ فاکس نے اسے ایک اہم پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ غائب تھے۔ اس پر اس نے کہا کہ جیسے ہی آئیں آپ کو اطلاع دے دی جائے۔ اس نے اپنا پتہ دینے سے گریز کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود فون کر کے پوچھ لے گا۔ ہارپر نے جواب دیا۔ اوہ، وہ یقیناً کوئی غلط آدمی ہوگا۔ ریڈ فاکس نے کبھی کسی کوبرے دولت آباد کا ذکر نہیں کیا۔ ویسے بھی اگر اسے کوئی پیغام دینا تھا تو وہ مجھے براہ راست دے سکتا تھا، جان میکنیسو نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے جناب، ہارپر نے جواب دیا۔ کیا تم اسے ذاتی طور پر جانتے ہو کہ وہ واقعی دولت آباد کا غنڈہ ہے؟ جان میکنیسو نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد پوچھا۔ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، صرف نام ہی اس کا سنا ہوا ہے، ہارپر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر یقیناً وہ سیکرٹ سروس کا آدمی ہوگا اور اس طرح وہ تم سے میرا پتہ پوچھنا چاہتے ہوں گے۔ بہرحال اب وہ خود آئے یا اس کا فون، تو تم نے اسے یہی کہنا ہے کہ میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، جان میکنیسو نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں یہی جواب دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اور میرے لائق کوئی خدمت؟ ہارپر نے کہا۔ سنو، مجھے فوراً 2 لاکھ روپے اور ایک وسیع اور عریض عمل کا ٹرانسمیٹر چاہیے۔ کتنی دیر میں بندوبست ہو سکتا ہے؟ جان میکنیسو نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں جناب، ہارپر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ دونوں چیزیں آدھے گھنٹے کے بعد ایک بیگ میں رکھ کر براسم روڈ پر موجود سٹی کمرشل سٹور کے دروازے پر کسی آدمی کو دے کر بھیج دو۔ میرا آدمی اسے وصول کر لے گا۔ تمہارے آدمی نے نیلے رنگ کی ٹائی باندھ رکھی ہو اور اس کے کالر پر کوئی پھول لگا ہونا چاہیے، جان میکنیسو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، پہنچ جائے گا، مگر لینے والے کی کیا نشانی ہوگی؟ ہارپر نے پوچھا۔ وہ اس سے آ کر ماچس مانگے گا، تمہارا آدمی جواب دے گا کہ لائٹر ہے، جس پر وہ کہے گا کہ لائٹر ہے تو پھر سونے کا ہونا چاہیے۔ جان میکنیسو نے اسے فوری طور پر کوڈ نما الفاظ بتا دیے۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، ہارپر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری رقم اور ٹرانسمیٹر کی قیمت سے ڈبل تمہیں ریڈ فاکس بھیج دے گا۔ تم فکر نہ کرو، چیزیں پہنچ جانی چاہیے اور تعاقب وغیرہ سے اپنے آدمی کو ہوشیار کر دینا، جان میکنیسو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، ہارپر نے کہا۔
ओके, जॉन मैकनुसो ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब वो मुतमईन था कि मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेगा। मुझे मालूम था कि सीक्रेट सर्विस ज़रूर उसके मुल्क में सरदावर को रिहा कराने के लिए आएगी, लेकिन वहाँ के लिए उससे कोई फिक्र ना थी क्योंकि वहाँ उसके पास बेपनाह वसाइल मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और जैकवर अंदर दाखिल हुआ। पहले तो वो जॉन मैकनिसो को देख कर ठटक गया क्योंकि जॉन मैकनिसो नए मेकअप में था। सब इंतजामात मुकम्मल हो गए? जॉन मैकनिसो ने उसे ठटकते देकर पूछा और उसकी आवाज़ सुनकर जैकवर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। हैरत अंगेज़, कमाल का मेकअप किया है आपने, मैं तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सका। जैकवर ने कहा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, इंतजामात हो गए हैं? जॉन मैकनिसो ने स्पॉट लहजे में कहा, जी हाँ, सब इंतजामात हो गए हैं। हम यहाँ से कार के ज़रिए जॉनी गोड जाएगी। वहाँ एक लॉन्च हमारी मुंतज़िर है। इस लॉन्च के ज़रिए हम जजीरे पर पहुँचेंगे और वहाँ से आपके आदमी को लाएंगे और उसे मछेरे की कश्ती में आप समेत समंदर में रवाना कर देंगे। सामान बरदार लॉन्च पर मैं हूँगा और चेकिंग के बाद अंदरून समंदर आप और आपके आदमी को लॉन्च पर सवार कर लूँगा और लॉन्च आगे बढ़ जाएगी। जैकवर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओके फिर चलें। जॉन मैकनिसो ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए क्लब के छोटे दरवाजे से बाहर सड़क पर निकल आए। इस तरफ मेरी कार मौजूद है। जैकवर ने एक तरफ गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम कार लेकर सिटी कमर्शियल स्टोर के सामने पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, तुम्हारे लिए रकम का बंदोबस्त कर लूँ। जॉन मैकनिसो ने कहा, ओह ठीक है जनाब। जैकवर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज़ी से गली की तरफ मुड़ गया, जबकि जॉन मैकनिसो तेज़ तेज़ कदम उठाता कमर्शियल स्टोर की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो स्टोर के बरामदे में पहुंचा तो उसे एक सतून के साथ हॉर्बर का आदमी खड़ा नजर आ गया। एक बैग भी उसके साथ फर्श पर पड़ा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी टैक्सी के इंतजार में खड़ा हो। उसने नीले रंग की टाई बांध रखी थी और कोट के कॉलर पर फूल भी टका हुआ था। माचिस मिल सकती है? जॉन मैकनिसो ने इस आदमी के करीब जाकर बड़े संजीदा लहजे में पूछा और जॉन मैकनिसो का फिक्रा सुनकर वो चौंक पड़ा। सॉरी, लाइटर है। इस आदमी ने गौर से जॉन मैकनिसो को देखते हुए जवाब दिया। लाइटर है तो फिर सोने का होना चाहिए। जॉन मैकनिसो ने अपना ही बताया हुआ कोड दोहराते हुए कहा, ठीक है, इस बैग में आपको मतलूबा चीज़ें मौजूद हैं। बस आदमी ने मुतमईन अंदाज में बैग उठाकर जॉन मैकनिसो के हाथ में देते हुए कहा, हॉर्बर से मेरा शुक्रिया अदा करना। जॉन मैकनिसो ने मुस्कुराते हुए कहा और बैग उठाए तेज़ी से वापस मुड़ा। उसी लम्हे एक कार उसके करीब आकर रुकी और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जैकवर ने हाथ बाहर निकाल कर लहराया तो जॉन मैकनिसो तेज़ी से कार की तरफ मुड़ा और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर वो साथ वाली सीट पर बैठ गया। जैकवर ने कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। रकम का बंदोबस्त हो गया जनाब? जैकवर ने कार को चलाते हुए बड़े इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। हाँ हो गया है, CIA के लिए रकम कोई मसला नहीं होती। जॉन मैकनिसो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जैकवर ने बड़े मौतमाना अंदाज में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार उभर आए थे। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गई। फिर वहाँ से एक छोटी सड़क पर घूमकर आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी दूर आगे जाकर सड़क ख़त्म हो गई और अब कार रेत पर दौड़ रही थी। दूर समंदर भी नजर आ रहा था। काफ़ी देर तक रेत पर दौड़ने के बाद मछेरों की एक बस्ती के आसार नजर आने लग गए। ये जाबी गोट है जनाब, मछेरों की बस्ती। जैकवर ने जॉन मैकनिसो से मुखातिब होकर कहा और जॉन मैकनिसो ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो बस्ती के किनारे पर बने हुए एक कच्चे से मकान के सामने जाकर रुक गई। मकान में से दो गुंडे टाइप आदमी निकलकर कार की अतराफ आए। उनके कांधों पर मशीन गनें टिकी हुई थी। जैकवर और जॉन मैकनिसो भी नीचे उतर आए। जॉन मैकनिसो ने बैग हाथ में पकड़ा हुआ था। लॉन्च अभी उन्हें लेने के लिए नहीं आई थी। जैकवर ने एक मुसल्लह शख्स से मुखातिब होते हुए तहमकाना लहजे में पूछा कि लॉन्च अभी तक नहीं आई? बॉस, लॉन्च घाट में तैयार खड़ी है, आप हुक्म करें तो अभी यहाँ पहुँच जाएगी। मुसल्लह शख्स ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, जल्दी मंगवाओ। जैकवर ने सख्त लहजे में कहा और जॉन मैकनिसो को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो इस कच्चे मकान की तरफ बढ़ता चला गया। जॉन मैकनिसो भी बैग उठाए उसके पीछे चलता हुआ मकान में दाखिल हो गया। अब आप रकम मेरे हवाले कर दें जनाब। जैकवर ने कमरे में रखी हुई कुर्सियों पर बैठते हुए कहा, रकम इस वक्त मिलेगी जब तुम पाकिस्तान की समुद्री हदूद क्रॉस करके जाओगे, इससे पहले नहीं। जॉन मैकनिसो ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि जैकवर कुछ कहता, एक मुसल्लह आदमी जो सोमार के साथ मकान से बाहर आया और तेज तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। बॉस, आपने लॉन्च जजीरे पर ले जानी थी, आने वाले ने कहा। हाँ, क्यों? जैकवर ने पूछा। जॉन मैकनिसो भी चौंक पड़ा। बॉस, जजीरे पर मछेरों ने एक आदमी को डूबते हुए बचाया है। बूढ़ा आदमी है, उसके हाथ पर रस्सियों से बंधे हुए थे। मुझे अभी अभी इत्ला मिली है तो मैंने सोचा कि कहीं वो हमारा मतलूबा आदमी ही ना हो। आने वाले ने मूतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा।
तुम इस बूढ़े को यहाँ ले आओ और जो इससे बचा लाया है उससे भी बुला लाओ, जैकवर ने तहमकाना लहजे में कहा। बहुत अच्छा बॉस, चीकू ने जवाब दिया और तेजी से वापस मुड़ गया। ये तो अच्छा हुआ कि वो जिंदा भी बच गया और यहाँ भी पहुँच गया, वरना सारा मिशन फेल हो जाता, जॉन मैकेनिसो ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, जो होता है अच्छा ही होता है, जैकवर ने जवाब दिया, लेकिन इसके लबों में हल्की सी तंसिया मुस्कुराहट दौड़ रही थी। लेकिन इस मुस्कुराहट को जॉन मैकेनिसो चेक न कर सका क्योंकि उसकी तमाम तर तवज्जो दरवाजे की तरफ ही थी। थोड़ी देर बाद चीकू सरदावर को कांधे पर लादे कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक बूढ़ा सा आदमी था जिसने हाथ में एक मैला सा बैग उठाया हुआ था, जबकि दूसरा एक नौजवान मछेरा था। इन दोनों ने अंदर आते ही जैकवर को इंतहाई झुककर सलाम किया। चीकू ने सरदावर को एक तरफ पड़ी हुई बेंच पर लेटा दिया। सरदावर बेहोश थे, लेकिन उनकी जिल्द की रंगत बता रही थी कि वो मौत के खतरे से बाहर आ चुके हैं। बूढ़े, इसकी अब क्या हालत है? क्या इसकी जान की तो कोई खतरा नहीं? जैकवर ने थैले वाले बूढ़े से मुखातिब होकर पूछा। नहीं माई बाप, यह बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे नींद वाली बूटी खिला दी है। अब ये कम से कम 2 रोज सोया रहेगा। इसके बाद जब उठेगा तो बिल्कुल तंदुरुस्त होगा माई बाप, बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए आजिज़ाना लहजे में कहा। ठीक है, ये लो तुम अपना इनाम, जैकवर ने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर बूढ़े की तरफ उछालते हुए कहा, और बूढ़े ने नोट उठाकर यूं सलाम करना शुरू कर दिया जैसे उससे 7 बादशाहों का खजाना मिल गया हो। उससे तुम ले आए थे? जैकवर ने अब नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। जी हाँ माई बाप, मैं जजीरे पर से भंवर वाले पानी में गया था। वहाँ मैंने बड़े केकड़े के लिए जाल डाला तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इस पर मैं शिकार छोड़कर वापस आ गया। जजीरे के करीब से गुजरते हुए मैंने उसे ऊपर गिरते और फिर डूबते देखा तो माई बाप उसे बुझा लिया, नौजवान ने भी इंतहाई आजिज़ाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये लो, ये तुम्हारा इनाम, जैकवर ने 50 रुपए का एक नोट निकालकर इस नौजवान की तरफ उछालते हुए कहा। इस नौजवान मछेरे ने नोट उठाकर बड़े आजिज़ाना अंदाज में सलाम किया। उसकी आंखों में नोट देखकर बेहद चमक आ गई थी। और सुनो, इस आदमी के यहाँ आने के मुतालिक किसी को खबर नहीं होना चाहिए, वरना मैं पूरी बस्ती को आग लगा दूंगा, जैकवर ने इंतहाई कड़कदार लहजे में बूढ़े और नौजवान मछेरे से मुखातिब होकर कहा। हम समझते हैं भाई बाप, आप बेफिक्र रहें, इन दोनों ने जवाब दिया। फिर जैकवर के इशारे पर वो सलाम करते हुए तेजी से बाहर निकलते चले गए। चीकू दावर को बेंच पर लिटाकर एक तरफ खामोश खड़ा था। आपने अच्छी तरह चेक कर लिया है कि यही आपका मतलूबा आदमी है जिसे सरहद से बाहर मुंतकिल करना है, जैकवर ने इस बार जॉन मैकेनिसो से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल यही है, जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि जैकवर कोई और बात करता, मकान से बाहर मिलने वाली मुसल्ला आदमी जिसे जैकवर ने सोमार के नाम से मुखातिब किया था और जो लॉन्च लेने के लिए गया था, अंदर दाखिल हुआ। बॉस, लॉन्च आ गई है, सोमार ने मौतपाना लहजे में कहा। ठहरो, अभी लॉन्च की ज़रूरत नहीं है, जैकवर ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, और सोमार खामोश खड़ा रह गया। देखिए जनाब, आपने वादा किया था कि आधी रकम आप मिशन शुरू होने से पहले और आधी बाद में देंगे, जैकवर ने जॉन मैकेनिसो से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, मैं दूंगा, मैं कब अपने वादे से मुकर रहा हूँ, जॉन मैकेनिसो ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। लेकिन पहले मेरी तसल्ली करा दें कि आपके पास रकम है भी सही या नहीं, जैकवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रकम इस बैग में मौजूद है, इत्मीनान रखो, हम कभी वादा खिलाफी नहीं करते, जॉन मैकेनिसो के साथ रखे हुए बैग थपथपाते हुए उसने कहा। सुनो मिस्टर, मामला मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा अहम है, मुझे आदमी इंतहाई अहम लग रहा है, इसलिए पहला मुआहदा कैंसिल। अब मैं 20 लाख रुपए लूँगा, और वो भी पहले, वरना दूसरी सूरत में आदमी हमारे पास रहेगा, हम यहाँ की हुकूमत से सौदाबाजी कर लेंगे, उसने यकलख्त बदले हुए लहजे में कहा। देखो जैकवर, लालच का नतीजा अच्छा नहीं होता, जो तुमसे मुआहदा हुआ है इस पर कायम रहो, वरना ऊंची छलांग मारने की सूरत में हालात पलट भी सकते हैं, जॉन मैकेनिसो ने सख्त लहजे में कहा, और उसका हाथ अपनी जेब की तरफ रेंगने लगा। हाथ जेब से परे रखो वरना मैं गोली चला दूंगा, जैकवर ने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर निकालते हुए और जॉन मैकेनिसो ने हाथ पर लेकर परे कर दिया, लेकिन उसका चेहरा सुन्न हो गया और आंखों में मौजूद सुर्खी और गहरी हो गई। उसके छठी हिस्से ने खतरे का अलार्म बजाना शुरू कर दिया। चीकू, उसकी तलाशी लो, और सुनो मिस्टर, अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो ढेर कर दूंगा, जैकवर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, और चीकू ने तेजी से आगे बढ़कर जॉन मैकेनिसो को पकड़कर उठाना चाहा, मगर दूसरे लम्हे उछलकर कलाबाजी खाता हुआ जैकवर के ऊपर जा गिरा। जॉन मैकेनिसो ऐन उसी लम्हे एक झटके से उठ खड़ा हो गया।
सोमार ने तेजी से कंधे से लटकी हुई मशीन गन उतारने की कोशिश की, लेकिन जॉन मैकेनिसो भूखे चीते की तरह उछलकर इससे जा टकराया और उसी लम्हे फायर हुआ, लेकिन गोली जॉन मैकेनिसो की बजाय उसके करीब से गुजरती हुई दीवार में जा गिरी। ये फायर जैगवर ने किया था, लेकिन इतनी देर में जॉन मैकेनिसो सोमार को पटखाकर उससे मशीन गन छीनने में कामयाब हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो सीधा होता, चीकू पूरी कुव्वत से इससे आ टकराया और मशीन गन इसके हाथ से भी निकलती चली गई। खबरदार, हाथ उठा दो। अचानक जैगवर ने रिवॉल्वर की नाल जॉन मैकेनिसो के सीने से लगा दी। जॉन मैकेनिसो के संभलने के वक्फे में वो इसके करीब पहुंचने में कामयाब हो गया था और जॉन मैकेनिसो ने दोनों हाथ उठा लिए, क्योंकि अब उसके सिवा और कोई चारा भी ना था। बोलो, 20 लाख दे सकते हो या नहीं? जैगवर ने करख्त लहजे में कहा। अगर तुम बासित हो तो ऐसे ही सही, लेकिन इसके लिए मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। जॉन मैकेनिसो ने सर्द लहजे में कहा। फ़ोन नहीं, अगर तुम अपने रुका पर मंगवा सकते हो तो बोलो। जैगवर ने करख्त लहजे में कहा। नहीं, रुके पर काम नहीं हो सकता, भारी रकम है, फ़ोन तो करना ही पड़ेगा। जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम छुट्टी करो। जो रकम तुम ले आए हो, जो हमारे लिए फ़िलहाल वही काफ़ी है, बाकी हम इस आदमी के बदले हुकूमत से ले लेंगे। जैगवर ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सुनो जैगवर, अब भी वक्त है कि लालच ना करो। मैंने तुम्हारी अदम मौजूदगी में कई जगह फ़ोन किया है और मेरे आदमियों को सब मालूम है। मुझे मारने के बाद तुम में से एक भी जिंदा नहीं रह सकता। जॉन मैकेनिसो ने कहा। वो बात की बात है, जैगवर ऐसी बातों से नहीं डरा करता और मुझे CIA की धौंस भी ना देना। इतना आहमक मैं नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि CIA मुझ जैसे आदमियों से काम नहीं लिया करती। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। जैगवर ने मुस्कुराते हुए कहा। सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताने का भी मौका ना मिले। जॉन मैकेनिसो ने मुतमईन लहजे में कहा। सोच लिया है, जाओ, जैगवर ने कहा और उसकी उंगली ने ट्रिगर पर हरकत की, मगर उसी लम्हे जॉन मैकेनिसो बिजली की सी तेजी से नीचे बैठ गया और फिर कमरा जैगवर की चीख से गूंज उठा, क्योंकि नीचे बैठते ही जॉन मैकेनिसो ने पलक झपकने पर जैगवर को उठाकर अपने पीछे खड़े हुए चीकू और सोमार पर उछाल दिया और जैगवर चीखता हुआ इन दोनों से टकराया और वो तीनों एक दूसरे से टकरा कर नीचे जा गिरे। पर इससे पहले कि वो संभलते, जॉन मैकेनिसो ने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे कमरे में लगातार 3 धमाकों के साथ 3 चीखें गूंजी और जैगवर समेत वो दोनों फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। वाइल्ड टाइगर को तुमने चूहा समझ लिया था, घटिया बदमाश, जॉन मैकेनिसो ने हकारत आमेज लहजे में कहा। एक तरफ थूकते हुए कहा और सोमार ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे जॉन मैकेनिसो ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया और सुरमा एक झटके से साकित हो गया। जैगवर चीखों को गोलियां सीने और पहलू में लगी थी और उनकी हरकत अब आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ती जा रही थी। चंद लम्हों बाद वो तीनों साकित हो गए। उनके इर्द गिर्द की ज़मीन खून से सुर्ख हो गई, चूंकि फायरिंग की आवाज़ों के बावजूद और कोई आदमी अंदर न आया था। इसलिए जॉन मैकेनिसो समझ गया कि यहाँ जैगवर के लिए ये साथी मौजूद थे और बस्ती वाले शायद ऐसी फायरिंग के आदी रहे होंगे। चनाचा रिवॉल्वर उसने जेब में डाला और एक मशीन गन उठाकर कांधे से लटकाई और फिर आगे बाद में उसने मंच पर पड़े हुए सरदावर को उठाकर कांधे में ला दिया। उसके बाद वो मुड़ा और उसने दूसरे हाथ से बैग उठाया और तेज तेज कदम उठाता मकान से बाहर निकलता चला गया। मकान से बाहर निकलते ही उसे सामने साहिल पर एक जदीद तरीन लॉन्च नजर आई। लॉन्च पर कोई आदमी ना था, शायद ड्राइवर को वापस भेज दिया गया था। बहरहाल जॉन मैकेनिसो और सरदावर को उठाए तेजी से इस लॉन्च की तरफ बढ़ता चला गया। उसने लॉन्च में दाखिल होते ही सरदावर को एक तरफ लिटाया और लंगर उठाकर इंजन की तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे लॉन्च एक झटके से आगे बढ़ी और फिर तेजी से समंदर में तैरती हुई। जॉन मैकेनिसो अब पूरी तरह मुतमईन था। काफ़ी अंदर आने के बाद जॉन मैकेनिसो ने लॉन्च को इंजन बंद कर दिया और लॉन्च समंदर की लहरों पर कश्ती की तरह तैरने लगी। तो उसने करीब बड़ा बैग उठाया और इसमें से वसीअ हिताए अमल का ट्रांसमीटर निकाल कर उस पर रेड फॉक्स की फ्रिक्वेंसी सेट करने लगा। यस, रेड फॉक्स स्पीकिंग ओवर। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ट्रांसमीटर पर रेड फॉक्स की आवाज़ उभरी। वाइल्ड बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। ओह, क्या रिपोर्ट है, ओवर। रेड फॉक्स किसी इश्तियाक भरी आवाज़ सुनाई थी और जॉन मैकेनिसो ने जवाब में तमाम सूरत हाल तफसील से बता दी। वेरी गुड, तुम पहले मुझे कॉल कर लेते तो तुम्हें इस जैगवर के पास जाने की ज़रूरत न पड़ती। मैं पाकिस्तान में अपने सफारत खाने को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें और सरदावर को कवर कर लेंगे। उसके बाद उससे वहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। ओवर, जॉन मैकेनिसो ने हैरत भरे लहजे में कहा। पूछा, कैसे जनाब? सीक्रेट सर्विस तो भूखे कुत्तों की तरह हमारी तलाश में होगी। जॉन मैकेनिसो ने हैरत भरे लहजे में बात की।
इसका तरीका भी मैंने सोच लिया है। 2-4 रोज़ बाद सफारत खाने के किसी मुलाजिम की अचानक मौत का ऐलान कर दिया जाएगा, फिर उसकी लाश का ताबूत वेस्टर्न कॉर्नर लाया जाएगा, लेकिन इस ताबूत में इस मुलाजिम की लाश की बजाय सरदावर और इस मुलाजिम मेकअप में बेहोश पड़े होंगे। बोलो कैसा तरीका है? ओवर, रेड फॉक्स ने कहा। वेरी गुड बॉस, बहुत खूबसूरत तरीका है। अब बॉस वैसे ही बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। जॉन मैकेनिस्टो ने खुले दिल से रेड फॉक्स की सहानत का एतराफ़ करते हुए कहा। ओके, अब तो मुझे वो जगह बताओ ताकि सफारत खाने वाले तुम्हें सरदावर को ले लें। ओवर, रेड फॉक्स ने पूछा। जनाब, यहाँ साहिल से करीबी छोटे छोटे गैर आबाद जजीरे हैं। मैं लॉन्च में वहाँ पहुँच जाता हूँ। सफारत खाने वाले मुझे वहाँ से ले सकते हैं। ओवर, जॉन मैकेनिस्टो ने कहा। ओके, तुम वहाँ पहुँचने के बाद अपनी लॉन्च को छुपा देना। मैं सफ़ीर से कहूँगा कि वो अपने मखसूस हेलीकॉप्टर के ज़रिए तुम दोनों को वहाँ से उठा लेगा। ओवर, रेड फॉक्स ने कहा। अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वो लॉन्च में आए तो हो सकता है सीक्रेट सर्विस वाले मशकूक हो जाएं। ओवर, जॉन मैकेनिस्टो ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। वहाँ हमारे सफ़ीर के पास ज़ाती हेलीकॉप्टर है। ओवर, रेड फॉक्स ने कहा। ओके सर। ओवर, जॉन मैकेनिस्टो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, रेड फॉक्स ने कहा, और जॉन मैकेनिस्टो ने ट्रांसमीटर ऑफ करके दोबारा इंजन चला दिया और फिर लॉन्च का रुख वापस जजीरों की तरफ कर दिया। इमरान जजीरे पर घूमता भी रहा था। पूरा जजीरा गैर आबाद और खाली था, कहीं कोई इंसान नजर न आ रहा था। इमरान ने सरदावर का नाम लेकर जोर जोर से आवाज़ें भी दी, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं गूंजते ही रह गई और कहीं से कोई जवाब ना आया। घूमते फिरते अचानक इमरान एक जगह ठटक कर रुक गया। इस जगह किसी चीज़ के घसीटने के आसार वाज़े थे। मुड़ी तुड़ी झांझरियों से साफ नजर आ रहा था कि इंसान इस पर से घसीटता हुआ आगे बढ़ा है। उसके घसीटने की वजह से एक लकीर सी बन गई थी। इमरान इस लकीर के साथ साथ चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जो इमरान आगे बढ़ता गया, घसीटने के आसार बढ़ते चले गए। फिर इमरान जजीरे के शुमाली किनारे तक पहुंच गया। फिर उसकी नज़र घास पर पड़े हुए एक कलम पर पड़ी। उसने तेज़ी से झुककर वो कलम उठा लिया और दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गई। कलम पर उसी लेबॉर्ट्री का मखसूस निशान मौजूद था जिसके सरबराह सरदावर थे। इस कलम के मिलने के बाद अब इस बात पर कोई शक न रहा था कि सरदावर को यहाँ लाया गया है, और कलम की इस तरह यहाँ मौजूदगी ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि सरदावर ही यहाँ घसीटते चले गए और इसी वजह से ये कलम उनकी जेब से निकल कर गिरा है। लेकिन फिर सरदावर कहाँ गए? इमरान इधर उधर देखा। घसीटने के आसार अब जनूब की तरफ बढ़ने लगे थे और थोड़ी दूर जाने के बाद इमरान यकलख्त रुक गया, क्योंकि सामने ऐसी ढलवान मौजूद थी जिस पर ना सिर्फ नमी मौजूद थी बल्कि नमी की ज़्यादती की वजह से इस पर काई सी जम गई थी। इस काई पर मौजूद निशानात से साफ जाहिर होता था कि घसीटने वाला शख्स यहाँ पहुँचते ही काई पर से फिसला और फिर समंदर में जा गिरा। अब हर बात वाज़ेह हो गई थी कि सरदावर को यहाँ लाकर बांध दिया गया और सरदावर होश में आने के बाद घसीटते हुए किनारे पर पहुंचे, फिर काई पर से फिसल कर समंदर में गिर पड़े। उसके बाद सोचते हुए इमरान जैसे शख्स को भी बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई, क्योंकि बंधे हुए शख्स का इतनी बुलंदी से समंदर में गिरने के बाद जो हशर हो सकता था वो अज़र मनुल शम्स था। इमरान चंद्र में वहाँ खड़ा दांतों से होंठ काटता रहा, फिर तेज़ी से वापस मुड़ा और इस तरह बढ़ता चला गया जहाँ लॉन्च लंगर अंदाज थी। Like, comment, share, press the bell icon